बवाल जारी है। विपक्ष इसी के जरिए चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थान पर भी सवाल उठाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एसआईआर को लेकर विपक्ष का नैरेटिव न सिर्फ सवालों के घेरे में है, बल्कि सवाल है कि विपक्ष अब आगे इस मुद्दे पर क्या करेगा। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा जो उसमें पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है, पार्शियलिटी गलत है। जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो एसआईआर ठीक, और कहीं हारते हो तो कहते हो एसआईआर ठीक नहीं है। ये तो आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है ना। चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है और ये एसआईआर बिल्कुल आवश्यक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है। तो एसआईआर की प्रक्रिया ना तो अवैध है, ना ही गैर कानूनी और ना ही चुनाव आयोग की मनमानी, बल्कि सब कुछ तो संविधान के दायरे में हो रहा है। विपक्ष का नैरेटिव धराशायी हो चुका है। अगले चुनाव के लिए मुद्दों के पिटारे में एक मुद्दे को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही खत्म कर दिया। साफ कह दिया कि चुनाव आयोग को इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे। जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि ये एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और ये एसआईआर बिल्कुल आवश्यक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन सवालों से पहले जानना भी जरूरी है कि एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर कहा क्या है। 10 महीनों से कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की। आदेश सुनवाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, चुनाव आयोग के पास संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के जरिए वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन करने का अधिकार है। एसआईआर किसी भी नजरिए से कानून के खिलाफ नहीं है। एसआईआर सामान्य प्रक्रिया से अलग है, केवल इस वजह से इसे अवैध नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पूरी तरह अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अलग अलग याचिकाओं पर 10 महीने तक लगातार सुनवाई की। बिहार चुनाव से शुरू हुआ विपक्ष का नैरेटिव बंगाल तक जा पहुंचा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को हैं। बिहार, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए अखिलेश यादव यूपी में भी लगातार वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। जो विपक्ष ईसी पर एसआईआर के जरिए सरकार की मदद का आरोप लगा रहा था, वही विपक्ष सुप्रीम आदेश के बाद सरकार और बीजेपी के निशाने पर आ गया है। शुद्धिकरण के लिए, मतदाता सूची को ठीक करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया थी। इन्होंने चैलेंज किया, कभी बहाना लिया कि समय ठीक नहीं है, कभी कहा कि इसका आधार कोई चुनावी है। ऐसा कुछ भी नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें क्लियर की है। हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं और विपक्ष को ये कहना चाहते हैं कि आप एसआईआर को सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हो जी। जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो एसआईआर ठीक है, और कहीं हारते हो तो कहते हो एसआईआर ठीक नहीं है। ये तो आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है ना। आज जो फैसला आया है इससे साफ हो गया है कि देश की विपक्ष की पार्टियां जो जनता में इस एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे थे, उसका पटाक्षेप हुआ और खुद चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधता पे, उसके एसआईआर के अधिकार पे उन्होंने एक मुहर लगाई। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा जो उसमें पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है, पार्शियलिटी गलत है कि उसमें चिन्हित करके लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। इसका निश्चित तौर से हम लोग पूरे देश के अंदर आप देखिए जो सही चीज़ है वो काम करें, सही के साथ पूरा देश खड़ा है, पर जो गलत हो रहा है वो गलत है। लेकिन एसआईआर होता था 4 साल में। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर, गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है। आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे तो उनका क्या होगा।
वहीं राहुल गांधी की पार्टी को अब भी लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया को गलत तरीके से लागू किया गया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गलत तरीके से वोट काटे जाने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष भले ही एसआईआर को मुद्दा बना रहा हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पहले भी कई बार अवैध वोटरों की सफाई के लिए ईसी कई बार वोटर लिस्ट का रिवीजन कर चुका है। इस बार थर्ड फेज में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। पहले फेज में बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया। दूसरे फेज में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसमें करीब 51 करोड़ मतदाताओं में से 99.93% को कवर किया गया। अब तीसरे फेज में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके तहत 3.94 लाख बीएलओ 36.73 करोड़ वोटरों को कवर करेंगे। दरअसल देश के 4 राज्य यूपी, बिहार, बंगाल और असम में अवैध घुसपैठ और अवैध वोटर का सियासी मुद्दा हावी रहा है। बिहार, बंगाल में एसआईआर और असम में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। लेकिन जनता के आदेश को विपक्ष एसआईआर और चुनाव आयोग के गलत इस्तेमाल से जोड़कर देख रही है, और ऐसा ही माहौल यूपी में भी बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अवैध वोटरों के नाम काटने के लिए चुनाव आयोग के अभियान को विपक्ष अपने वोट बैंक से जोड़ता रहा है। बंगाल में खास तौर पर मुसलमानों के बीच वोट काटने की साजिश वाली थ्योरी को फैलाने की कोशिश की गई, ठीक उसी तरह जैसे अखिलेश यूपी में लगातार एसआईआर के जरिए पीडीए वोटों को काटे जाने का दावा करते हैं। लेकिन मुसलमान भी एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। I think that no one will have any objection to this judgment, because it is true that SIR is already a legal process. अब सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी चुनाव पर क्या असर होगा। क्या इस फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लगना तय है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि ईसी जैसे संस्थानों पर आरोप लगाने वाली पार्टियां क्या अब अपना स्टैंड बदलेंगी? बकरीद का मौका है और देश भर में इसे मनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ यूपी में अलर्ट है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। आखिर क्या वजह है जो त्योहार के मौके पर टेंशन ने दस्तक दे दी है? इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में खाकी अलर्ट पर है। दिशा निर्देश मिल चुके हैं। सीएम योगी कह चुके हैं कि त्योहार के मौके पर कोई गड़बड़ी ना हो, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो। यही वजह है कि अमन में खलल डालने वालों को चेतावनी दी जा रही है। कुर्बानी के त्योहार पर यूपी में पहरा क्यों कड़ा कर दिया गया है, इसकी एक दो नहीं कई वजह हैं। इसे समझने के लिए पहले राजधानी लखनऊ से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये मलिहाबाद का कसमंडी इलाका है, जहां एक पुराने किले में बकरीद से पहले पूजा और नमाज को लेकर टेंशन की लकीर खिंच गई। 26 मई को कसमंडी किले के बाहर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए, हनुमान चालीसा का पाठ और पूजा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस दौरान कुछ कहासुनी भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि काफ़ी वक्त से यहाँ नमाज भी अदा की जा रही थी। यही वजह है कि इस मामले ने तूल पकड़ लिया और प्रशासन की पेशानी पर बल आ गए। अखिल भारत हिंदू महासभा के हमारे सीमित कार्यकर्ताओं के साथ आए थे, जिससे कोई अराजकता ना हो, कोई दिक्कत ना हो। हम यहाँ आए थे कि यहाँ नमाज क्यों पढ़ी गई। अगर नमाज पढ़ी गई तो हम पूजा भी करेंगे। अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया कि ना पूजा होगी ना नमाज होगी। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 21 मई से हुई, जब पुलिस की मौजूदगी में यहाँ जुमे की नमाज पढ़ने का आरोप लगा। पासी समाज से जुड़े कुछ लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया और दावा किया कि कसमंडी की जमीन महाराजा कंस पासी की विरासत है। महाराजा कंस के नाम पर ही इस जगह का नाम कसमंडी पड़ा था। ये इमारत महाराजा कंस पासी के प्राचीन किले का हिस्सा है। किले की दीवारों पर हिंदू संस्कृति के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं और किले पर कब्जा किया जा रहा है। ये विरासत महाराजा कंस पासी की है, इसीलिए उसका नाम कसमंडी पड़ा। ये पासियों की राजधानी थी। आप यहाँ पे जो अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, लगातार नमाज अदा कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। समाज ने कई बार ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय को हमने खुद भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। अभी सारे बात कहने के बाद, एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद भी लोगों ने शुक्रवार को वहाँ नमाज अदा की। शनिवार को हम लोगों ने, क्योंकि भाई जेठ माह का पर्व चल रहा, हम लोगों ने भी हनुमान चालीसा की। और हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोके। इस विवाद के बाद से ही बकरीद के मौके पर प्रशासन सख्त हो गया और यहाँ पूजा के साथ ही नमाज पर भी रोक लगा दी। इसके अलावा राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर
पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें सभी पक्षों से समन्वय बनाए रखने की अपील की जा रही है। पूरे जनपद में जो है पुलिस की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हमारी तैयारियां पूर्व से चल रही थी। सभी जोन में सभी थाना प्रभारियों के द्वारा, सभी एसीपी के द्वारा जो है वो पीस कमेटी की बैठक कर ली गई। सभी स्टेक होल्डर्स से वार्ता कर ली गई। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जगह थे उनका भ्रमण करके पुराने जितने भी इश्यूज थे उनको टैकल कर लिया गया है। लखनऊ के मलिहाबाद के कसमंडी इलाके में जिनके किले को लेकर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है, अब उन राजा कंसपासी के बारे में भी जान लीजिए। राजा कंसपासी 11वीं सदी के राजपासी शासक थे। काकोरी और आसपास के इलाकों में इनका शासन था। इस क्षेत्र में सन 1980 से 1031 तक उन्होंने राज किया। राजा कंसपासी ने अवध की धरती पर विदेशी आक्रमण को रोका था। दिल्ली से जब सालार मसूद गाजी अवध की तरफ बढ़ा था तो राजा कंसपासी ने उसका मुकाबला किया था और बताया ये भी जाता है कि सालार मसूद गाजी के 2 सेनापतियों को राजा कंसपासी ने मार गिराया था। पासी समाज ने बकरीद के मौके पर यहाँ कुर्बानी होने पर विरोध जताने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि अब इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। ये तो लखनऊ की बात हो गई, लेकिन अब पश्चिमी यूपी के जिले संभल की भी बात कर लेते हैं। वही संभल जो नवंबर 2024 में हिंसा की मार झेल चुका है। ऐसे में यहाँ प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। ये जो भी हमारी कुर्बानी और इत्यादि जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कोई कुर्बानी जो है खुले में ना दी जाए। जो दूसरे जो वर्ग है उसका सम्मान किया जाए, उसकी इच्छाओं का सम्मान किया जाए, भावनाओं का सम्मान किया जाए और कोई ऐसी कृत्य ना किया जाए जिसकी वजह से कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई स्थिति उत्पन्न हो। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों से भी सामने आई हैं। मेरठ से मुजफ्फरनगर और मऊ तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी अच्छे वातावरण में लोगों से बकरीद का त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं। हमें कुर्बानी के अंदर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है और खुले में कुर्बानी नहीं करनी है। कुर्बानी की जो आलाइश है उसे नगर पालिका के जो डस्टबिन हैं उन तक हम पहुंचाएं और सरकारी गाइडलाइन का शासन प्रशासन ने जो सरकारी गाइडलाइन जारी की है उसका हमें खास ख्याल रखना है। दरअसल इस सख्ती के पीछे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान है जो उन्होंने हाल ही में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दिया था। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सीएम योगी के इसी बयान को विपक्ष ने राजनीतिक हथियार बना लिया है और इस पर सियासी बयानबाजी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही सीएम योगी के बयान को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये एक सियासी बयानबाजी है ताकि हिंदू भाइयों का वोट पोलराइज करें और अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ नमाज से ही ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, लोगों के कारोबार भी तो सड़कों पे हो रहे हैं, लोगों की दुकानें भी तो आधी सड़कों के ऊपर रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी सब पे टिकी हुई है। उनके पास विकास के लिए कोई रोड मैप तो है नहीं। तो चुनाव जीते, सरकार बना लें, सरकार 2-3 साल चला लें, उसके बावजूद भी उनको राग एक ही अलापना है, रोड पे नमाज, कुर्बानी। अरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कौन मुसलमान ने करा? मुस्लिम समाज तो खुद आगे बढ़ करके बंगाल से लेकर के देश भर में मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत, जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो खुद बाकायदा करें कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है। बकरीद के मौके पर राजनीति तो जमकर हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु बार बार यही अपील कर रहे हैं
कि मुस्लिम सड़कों की जगह मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और एकता भाईचारे का माहौल बनाए रखें। तमाम नमाजियों से अपील है कि जल्द से जल्द ईदगाह पहुंच जाएं, जिसमें कि उनको आगे से आगे सफ़ों में जगह मिल सके। और ये शरई मसला भी है कि जितना आप सफ़ में आगे होंगे उतना ज़्यादा आप सवाब के मुस्तहक होंगे। और चूँकि सख्त गर्मी है, इस वजह से और भी ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप आकर अपनी जगह ले लें उतना आपके लिए बेहतर है। और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करनी है, सड़कों पे नमाज नहीं अदा की जाएगी और ना अदा की जाती है। और इसी के साथ साथ इस्लामिक सेंटर ने जो कुर्बानी के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। सिर्फ यूपी ही नहीं, बकरीद के मौके पर उत्तराखंड में भी सुरक्षा टाइट है। नैनीताल में भी निर्धारित जगहों पर कुर्बानी देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस की ये अपील और मुस्लिम धर्म गुरुओं का संदेश, ये सब कुछ इसलिए है ताकि त्योहार भी शांति से संपन्न हो जाए और सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे। भीषण गर्मी और लू से देश के कई राज्य झुलस रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लेकिन अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। कहीं पर हीट वेव जारी है तो कहीं पर आंधी और बारिश राहत की उम्मीद लेकर आ रही है। आखिर गर्मी से राहत कब मिलेगी और क्या कहता है मौसम विभाग का ताजा अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के कई हिस्सों में नौतपा का कहर दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। गर्मी का असर इतना तेज है कि दिन के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बहुत ही है, गर्मी में निकला नहीं जा रहा, इतनी गर्मी है और मेरे ख्याल से गर्मी में कम दिखने वो भी बढ़िया है। गर्मी हुआ तो इसके बचाव के लिए क्या जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के हाथ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 41 से बहुत रही है। ये लोग जो पानी का हम लोगों को आते जाते लोगों को पानी का सुविधा करवाए हैं, बहुत अच्छी बात। तो कितनी गर्मी है शहर मुरादाबाद में? एक बात बहुत ज़्यादा 41 पे टेम्परेचर पहुँच रहा है शहर। धूप भी है, ऐसे धूप भी है तेज, घर से निकलने में भी प्रॉब्लम है। घर से निकलने में भी प्रॉब्लम है, आजकल लोगों को भी प्रॉब्लम है। तो इतनी ज़्यादा है, हमको इतना लग रहा है कि जब हमारी इतनी गर्मी से हालत ख़राब है तो आम इंसान की तो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए ठंडी राहत के लिए बहुत ही सुविधा कर रखी लोगों ने, जगह जगह पानी की टैंक लगा रखे हैं, ठंडा कर रहे लोगों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है और गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। बहुत बुरे हाल है गर्मी के। किस तरीके से गर्मी पड़ रही है? चूँकि बर्दाश्त इतनी गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार 9वें दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान का श्रीगंगानगर 47 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर में भी पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रहा। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में भी 46.6 डिग्री, चंद्रपुर में 46.4 और नागपुर में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वही हाल हरियाणा का भी था। हरियाणा के सिरसा और पंजाब के बठिंडा में पारा 45 से 46 डिग्री तक पहुंच गया। लगातार बढ़ते तापमान ने उत्तर और मध्य भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन अब मौसम में बदलाव के संकेत भी दिखने लगे हैं। दक्षिण मध्य अरब सागर में बना चक्रवाती सिस्टम कमजोर हुआ है, जिससे मानसून की रफ्तार पर असर पड़ा था। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून आगे बढ़ सकता है। यूरोपीय मौसम एजेंसी ECMWF के पूर्वानुमान के मुताबिक 29 मई से 5 जून के बीच देश के 80 से 90% हिस्सों में प्री मानसून बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी से लगे राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। कई जगह 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेंगे। 28 और 29 मई को मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में हीट वेव जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी और बारिश से तापमान में 3 से 7 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। बिहार के 24 जिलों में येलो अलर्ट है और यूपी के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और ओलावृष्टि की खबरें सामने आ रही हैं।
देश भर में पड़ रही भयानक गर्मी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए देशवासियों से हर तरह की सावधानी बरतने की अपील की और खासकर परिवारों के बुजुर्गों और बच्चों का पूरा ख्याल रखने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि खुद को हाइड्रेटेड रखें, जितना संभव हो सके प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। साथ ही पीएम ने पशु पक्षियों के लिए पानी रखने की भी अपील की है। भीषण गर्मी के बीच अब मौसम धीरे धीरे करवट तो ले रहा है। आने वाले दिनों में बारिश और तापमान में गिरावट से राहत की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। और आखिर में बात होगी मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग की, जहां पर अमेरिका के हमले और ईरान की चेतावनी के बाद युद्ध के और विध्वंसक होने की संभावना जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला और ज्यादा भड़कने वाली है। फारस की खाड़ी में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, तो दूसरी तरफ ईरान। IRGC के ठिकानों पर अमेरिका ने कई हमले किए और इन हमलों के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है और तो और तेहरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। और इस बीच एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है अमेरिका और ईरान के बीच क्या हो रहा है, बड़ा सवाल ये है कि अगर यह टकराव बढ़ा तो दुनिया पर उसका कितना खतरनाक असर होगा, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर होगा। सोमवार को अमेरिका ने IRGC के ठिकानों पर हमले किए, मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान की माइंस बिछा रही नावों को भी तबाह कर दिया। सीज फायर के बीच इस हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। IRGC ने साफ कहा है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो जवाब कड़ा और जोरदार होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान की आधिकारिक एजेंसी सेपा न्यूज ने जारी बयान में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल अभी भी बरकरार है, किसी भी हमलावर कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। ये बयान सिर्फ गुस्से में दी गई चेतावनी नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक संदेश है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि फारस की खाड़ी में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है और अमेरिका अगर दबाव बढ़ाएगा तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर किए गए हमलों को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा के तहत ये कार्रवाई की है ताकि हमारे सैनिकों को ईरानी बलों से होने वाले खतरे से बचाया जा सके। अमेरिका का दावा है कि ईरानी नौकाएं समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थीं। अगर समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाती तो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था, इसलिए अमेरिका ने तत्काल हमला किया। इस बीच तेहरान में हाई अलर्ट है। अमेरिकी हमले के बाद तेहरान में हलचल तेज हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मंगलवार को शीर्ष सैन्य अधिकारियों को तलब किया। बैठकें हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें अमेरिकी हमले का जवाब, हॉर्मुज की सुरक्षा, मिसाइल क्षमता, ड्रोन रणनीति, नौसैनिक तैयारियां शामिल हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने सेना को हाईटेक करने और दुश्मन के कामों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा है। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान अमेरिका को कड़ा जवाब देने की बात कह रहा है और इन सब के पीछे की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मिडिल ईस्ट में जंग का एक बड़ा कारण यही है। ऐसे में सवाल कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, UAE, कुवैत, ईरान अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल बाजार हिल जाएगा और इस वक्त यही हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका और ईरान में आर पार की जंग छिड़ी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने दावा किया है इन हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर और हथियार गोदाम तबाह हो गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या अमेरिका ईरान पर
हमले जारी रखेगा? ईरान अमेरिका के हमलों का जवाब कैसे देगा? और इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, क्या हिजबुल्ला इस कार्रवाई का जवाब पलटवार से देगा? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ लीडर।